नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से रिसर्च कॉम के इस प्लेटफ़ॉर्म में। बीच-बीच में हम थोड़ा गैप ले लेते हैं क्योंकि इसके अलावा कभी थोड़ा काम पड़ता है तो और दूसरा कि हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी जो कोई रिसर्च है वो अच्छे जर्नल में पब्लिश हुई है, उसके जो ऑथर हैं उस रिसर्च के जिन्होंने मेहनत किया है उनका आपके सामने उनको इंटरेक्शन कराएँ, ताकि वो उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकें और आप भविष्य में उसके बारे में भी सोचना शुरू कर सकें। तो पिछले वीडियो में भी और ये हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात भी है कि हमने जब पिछला वीडियो किया था तो जो हमारे आज के गेस्ट हैं, डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी जयपुर में। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इसका पोस्ट पार्ट जो है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे और आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो इनका एक पेपर पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ कस्टमर रिलेशन में जिसका टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड एज एज पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन। तो उसके बारे में इनसे बात करेंगे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है रिसर्च कॉम के इस प्लेटफॉर्म में। एक्चुअली आपका दोबारा से स्वागत है। मेरे को लगता है कि एक प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं, जिसका दूसरा हिस्सा हम आज कंप्लीट करेंगे। नमस्कार अजय जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे वापस से इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके व्यूअर्स तक ये वापस से इस प्रोग्राम को जो हम अधूरा छोड़ के चले गए थे, एक लास्ट सेशन हमारा जो एक छोटा सा हुआ था, आज हम उसको कंप्लीट करने के लिए वापस आपने मुझे यहाँ बुलाया है इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं इसके लिए बहुत-बहुत आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। और जी मैम, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि समय निकालना मुझे पता है कितना मुश्किल होता है। दूसरा एक हमारे लिए भी खुशी की बात है, हम आपका जो पिछला इंटरेक्शन हुआ था इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, अभी तक ये जो छोटा-सा प्रयास है कि रिसर्च कॉम का, आप जानते ही हैं किसी पेपर को पढ़ना, उसके बाद फिर उसपे उसके ऊपर उन क्वेश्चन्स को किस तरीके से बनाना, फिर आपके साथ डिस्कस करना, फिर टाइम लेना, 10 से 15 दिन का समय चला जाता है एक प्रोग्राम को बनाने में या करने में। पिछला आपका प्रोग्राम इस छोटे से प्रयास में जो हमने स्टार्ट किया, बिना किसी हेल्प के या किसी उसके सबसे ज्यादा देखा गया आपका जो इंटरेक्शन है वो पिछले वाला हमारा प्रोग्राम था और दोनों ही जगह यूट्यूब और फेसबुक जहां भी हम इसको डालते हैं। तो आज की शुरुआत मैम करते हैं। सबसे पहले जो मुझे क्योंकि हर एक फील्ड में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, आपको तभी इसलिए बुलाया जाता है, आपने पेपर लिखा, आप एक्सपर्ट हैं। ये जो टाइटल है इसको आप एक बार एक्सप्लेन कर दें कि ये कैसे क्या मतलब इसका बेसिक वो है, देन फिर हम अपने बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली जो ये टाइटल है अजय जी, वो है इम्पैक्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड एज ऑन पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन। इट्स अ मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इसमें हम बात करें तो कुछ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हमने इस्तेमाल किया है। जी जी, ये मैम मतलब एक बार टाइटल को आप अगर थोड़ा सा एलोबरेट करने का प्रयास करेंगे तो। जी, देखिए जो ये टाइटल है इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो पर्सनालिटी की कुछ ट्रेट्स हैं जो हम आगे जब हम डिस्कशन करेंगे तो उस बारे में बात जरूर करेंगे। इसमें पर्सनालिटी की ट्रेट्स यानी कि साइकोग्राफिक फैक्टर्स की बात की गई है और एक डेमोग्राफिक फैक्टर लिया गया है जो कि एज। उसका इम्पैक्ट जानने की कोशिश की है कि क्या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो उस पर इम्पैक्ट क्या वो लो लेवल सेटिस्फैक्शन डालते हैं या हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डालते हैं। तो इस बेसिकली इस पेपर से हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या इनका कोई इम्पैक्ट होता है, मतलब एज का या पर्सनैलिटी का हमारे सेटिस्फैक्शन, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो क्या ऐसी कुछ वजह हो सकती है क्या। तो बेसिकली हमने इसमें यही जानने की कोशिश की है। यानी कि अगर मोटा-मोटी इसको जानने का प्रयास करें कि अगर एक उदाहरण के तौर पे एक दुकान से अगर जो सामान कोई खरीद रहा है कस्टमर, उसकी जो अलग-अलग एज है वो या उसके पर्सनैलिटी फैक्टर जो हैं, वो किस तरीके से उसको सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं उस बार शॉप पे जाने के लिए, वो रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वापिस जाता है, नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ों को वो बता रहे हैं इस आपके पेपर के अंदर। जी, अब इसमें बेसिकली जो सबसे बड़ी बात कही गई है कि अगर हम इस चर्चा को अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो इसका मेन अहम जो जिस चीज पर ये पूरा पेपर हमने इसको स्टडी किया है वो है पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब बेसिकली अगर हम बात करें ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या ये हम इसका क्या पर्पस है कि हम इसको ही इतना डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने मेरे पहले वाले सेशन में अगर आपने बात सुनी होगी तो हम उसकी एक स्टेज पहले की बात की थी जो था प्री परचेज। अब ये जो दोनों स्टेजेस है हमारी प्री परचेज और हमारी पोस्ट परचेज, ये दोनों स्टेज बनती है कंज्यूमर बिहेवियर की, यानी कि जिसमें हम कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ते हैं कि वो
कैसे प्रोडक्ट को खरीदता है, कब खरीदता है, क्यों खरीदता है, प्लस फाइनली जब वो डिस्पोज करता है उस प्रोडक्ट को, तब तक हम उस कंज्यूमर को पढ़ते हैं। तो जब हमें किसी कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना होता है, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में, अगर आप वो सेशन दोबारा अगर वापस जाएंगे, तो उसमें जब हमने देखा है कि फीमेल्स जो है कैसे अट्रैक्ट होती हैं, कौन सा स्टोर उन्हें अट्रैक्ट करता है, किस तरह के प्रोडक्ट्स उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, या वो कब कब अप्लाई करती हैं, या उन्हें पार्लर से खरीदना पसंद है, या उन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदना पसंद है। इस तरह के जब हमने उनसे क्वेश्चंस किए गए, वो क्वेश्चंस करने का बेसिक जरिया ही यही था कि ताकि हम ये जान पाए एज अ मार्केटर, या मैं बिजनेसमैन की बात करूं या कंपनी की बात करूं, तो हम ये जान पाए कि क्या हम उन्हें अट्रैक्ट कर पाएंगे। मतलब बेसिकली जो प्री परचेज बिहेवियर होता है वो सिर्फ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन वो एक छोटा पार्ट है। अगर हम बात करें जो अहम भूमिका निभाई जाती है किसी कंपनी में, वो कंपनी नहीं चलेगी अगर हम अपने कस्टमर को रिटेन नहीं कर सकते। वन टाइम अट्रैक्ट करना इज मोर इजी, लेकिन अगर हम रिटेन नहीं कर पाएंगे तो हमारा सर्वाइवल हमारे मार्केट में वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें ये दूसरी स्टेज पढ़नी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट परचेज, यानी कि खरीदने के बाद की स्टेज। अब जब बात करते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर, तो हम उन कंज्यूमर्स को पढ़ते हैं जिन कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया या सर्विसेज को जो कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद का उनका क्या बिहेवियर है। हम जब उसको पढ़ते हैं तो वो हमारा होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। और अगर मैं इसको कहूं कि ये इतना जरूरी क्यों है एज कंपेयर टू प्री परचेज, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इसमें कंज्यूमर जो है, जो उसने खरीदा है, वो उसको इवेल्युएट कर रहा है कि क्या वो उससे खुश है, ना खुश है। यानी कि अगर कंपनी ने जो प्रोडक्ट मुझे दिया है कहीं उसमें कोई कमियां है, मुझे वापस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या मैं इसकी एक अच्छी इमेज मार्केट में क्रिएट करूं या नहीं करूं। तो बात करें मार्केटर, मार्केटर को फीडबैक मिलता है। बेसिकली अगर हम छोटे शब्दों में बात करें, पोस्ट परचेज बिहेवियर का काम है मार्केटर को फीडबैक देना। वो इवेल्युएट करके बता रहा है कंज्यूमर कि भाई ये प्रोडक्ट आपका अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो किस किस सेंस में मुझे नहीं अच्छा लगा, और बहुत जी पसंद आया तो मुझे क्या पसंद आया। इससे होगा क्या बिल्कुल। कि मार्केटर जो है वो अपनी जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है वो उसे चेंज करेगा। अगर उसे जी लगता है कि मेरी चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, तो दैट मीन्स मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो जिस पैटर्न पे मैं काम कर रहा था मुझे वही करना है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि मुझे रिटेन करना है, और रिटेनिंग करना तभी होगा जब मैं कंज्यूमर का फीडबैक लूंगी। तो जी इसीलिए मार्केटर पर्सपेक्टिव से ये पोस्ट परचेज बिहेवियर जो एक ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टडी करना, क्योंकि हम वहां अट्रैक्शन तो करा सकते हैं, बट हम प्री से हम रिटेनिंग नहीं करा सकते। और पोस्ट से हमें अपने कंज्यूमर को ठहराव लेके आना है, वो हमारे लॉयल कंज्यूमर बने, उसके लिए हमें उनका फीडबैक जानना बहुत जरूरी होता है। जी तो बिल्कुल। बेसिकली पर्पस यही था मेरा इस स्टडी को फोकस करने का। जी बिल्कुल मैम। ठीक है। जब आपने मतलब मैम बहुत बढ़िया आपने ये बताया, जब आपने इस स्टार्ट कर रहे थे इस रिसर्च को, तो एक बैकएंड में हमारे माइंड में कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस आता है अपने रिसर्च को लेकर के कि ये हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा ऐसा मेरी रिसर्च का डायरेक्शन होना चाहिए, या फिर नल हाइपोथेसिस होता है कि हम कुछ नहीं सोचते हैं, रैंडमली करते हैं कि जो आएगा वो आउटपुट हमारा होगा। तो आपके इस रिसर्च में क्या आपके कुछ हाइपोथेसिस थे? अगर वो थे तो वो क्या चीज थी? और अगर आप अपनी जो रिसर्च के इन हाइपोथेसिस को थोड़ा सा डिटेल में बता पाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अजय जी, बेसिकली मैंने इसमें हाइपोथेसिस जरूर ली थी, क्योंकि कोई भी रिसर्च बिना अजम्पशन के नहीं हो सकती। हमें अज्यूम करना ही पड़ता है कि हमारा जो डायरेक्शन है, एक आउटकम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए मैंने दो ही हाइपोथेसिस बनाई थी, जैसे कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल जी हाइपोथेसिस मैंने ये बात की थी कि कोई वेरिएशन निकल के नहीं आएगा, मतलब कोई इंपैक्ट नहीं होगा हमारे पर्सनैलिटी का। अगर मैं बात करूं साइकोग्राफिक फैक्टर्स का और डेमोग्राफिक फैक्टर्स का, कोई इंपैक्ट निकल के नहीं आएगा। और उसके विपरीत मेरी ऑल्टरनेट बनी थी कि मे बी इसमें चांस है कि हाँ, इसमें कोई इंपैक्ट निकल के आ सकता है। जी तो ये मैम, ये नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने बनाई थी। जो आप साइको वाले एक साइको फैक्टर की आप बात कर रहे हैं मैम, जी वो जी कौन से फैक्टर हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा अगर डिटेल में बता सकते हैं क्या? जी, साइकोग्राफिक फैक्टर मैंने सिर्फ एक फैक्टर को स्टडी किया है, क्योंकि रिसर्च हम सारे फैक्टर्स को एक साथ नहीं लगा सकते। रीजन ये होता है अजय जी, क्योंकि उसमें स्केल लगता है। जैसे मैं अपनी बात करूं,
मैंने पर्सनालिटी को स्टडी करने की कोशिश की है, तो पर्सनालिटी का मुझे स्केल लगाना पड़ा है, जिसमें मैंने मतलब बहुत सारी रिसर्च पर्सनालिटी से रिलेटेड हुई है। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट्स अपने रिस्पोंडेंट से कवर अप करी, जिसमें वो 5 जो हम आगे बात करेंगे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जानने की कोशिश करिए कि मेरा जो कंज्यूमर है वो कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट की तरफ जा रहा है। इसके अलावा एटीट्यूड भी होता है, लर्निंग भी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट एक रिसर्च में हम कोशिश करते हैं कि हम एक फैक्टर को ही स्टडी कर पाए। जी। और ये स्टडी का सैंपल और डेमोग्राफी कहाँ पर ये स्टडी मैम आपने किया जो? सर ये जो सैंपल मेरा लिया गया था वो लगभग 357 अराउंड 400 मेरे कंज्यूमर्स थे जिनको मैंने स्टडी किया था। और ये जो जगह मैंने एरिया जो चूज किया था वो दिल्ली चूज किया था, बिकॉज ऑफ कि वहां पर जो कंज्यूमर है मल्टी कंज्यूमर है, मतलब अलग अलग अगर बात करें वो कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें अलग अलग जगह के मुझे लोग मिल जाते हैं। तो वेराइटी ऑफ पीपल से मुझे उनकी पर्सनालिटी जानने में ज्यादा इंटरेस्ट था कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक एरिया में चली जाऊं तो। और ये मैम जो आपने पोस्ट ये बिहेवियर का, ये किसी खास प्रोडक्ट को लेके किया गया या 3-4 प्रोडक्ट की रेंज इसके अंदर थी आपके? नहीं, मैंने इसमें जो किया था जब हमने डिस्कशन किया था प्री परचेज स्टेज में, तो हमने स्किन केयर की बात करी थी। तो वहां पे हमने कोशिश की थी कि उनकी प्रेफरेंसेस जानी जाए कि वो कब खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, या किस तरह से उनको एम्बियंस जो है अट्रैक्ट करता है। बट यहाँ पर भी मैंने सेम चीज अप्लाई किया है कि फीमेल कंज्यूमर्स की बात करिए, क्योंकि स्किन केयर मोस्ट ऑफ द ऑब्वियसली मेल फीमेल दोनों यूज करते हैं, बट हमें रिसर्च में हमेशा एक नैरो आके रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रिसर्च को वाइड लेके चलेंगे तो हम उसका आउटकम निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने फीमेल कंज्यूमर्स को ही टारगेट किया था। तो इसमें भी आप मतलब जो पोस्ट बिहेवियर हमने जाना है वो स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर ही हमने जाना जी, है अपने इस रिसर्च। जाना है। जी। जी। अब नेक्स्ट मेरा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्वेश्चन बन जाता है, हम टीवी पर तरह तरह के ऐड देखते हैं, तरह तरह के अलग अलग तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया जाता है कि इस प्रोडक्ट से बेहतर कोई दूसरा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। उसके लिए एक्टर लाए जाते हैं, एक्ट्रेसेस लाई जाती हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, ऑब्वियसली उसका भार कंज्यूमर के कंधों पर ही आकर के पड़ना होता है, उस चीज का प्राइस उतना बढ़ जाता है क्योंकि कोई कंपनी अपनी जेब से तो नहीं देगी। अलग अलग एनिमेशंस हैं, बहुत सारे साइन बोर्ड, एक पता नहीं कितनी चीजें, आप देखिए एडवर्टाइजमेंट कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है मेरे ख्याल से तो पूरी की पूरी। लेकिन आपके रिसर्च पेपर में मैम एक लाइन था, उसको मैं एज इट इज कोट करता हूं, मैं उसको हिंदी में नहीं बताऊंगा। वो आपका था, मुझे उसके बारे में पूछना है कि हाउ यू सी, मतलब आप कैसे देखते हैं क्लाइंट का सिग्निफिकेंस जो आपकी रिसर्च पेपर में है, द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर। इसके ऊपर आप थोड़ा बताइए और ऐसा आपको क्यों लगा? देखिए ये जो लाइन है ना, ये दिखने में बहुत या सुनने में बहुत सिंपल लगेगी कि बेस्ट एडवर्टीजमेंट इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर, लेकिन अगर हम बात करें तो मेरी रिसर्च का सारा सार ही इसी में छिपा हुआ है। अब वो कैसे छिपा हुआ है कि अगर हम जब बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट, जनरली हम एडवर्टीजमेंट इसलिए करते हैं ताकि आप अट्रैक्ट हो, मेरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, मेरे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो, या मेरी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो। अगेन जो हमने बात करी कि एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन किया इसलिए जा रहा है कि लोगों को अवेयरनेस हो, नॉलेज हो, या वो मेरे इन्फ्लुएंस्ड हो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने इसका सार बदल दिया है एडवर्टीजमेंट वर्ड का, क्योंकि ये पोस्ट परचेज में ज्यादा हेल्प कर रहा है। ठीक है, हम अट्रैक्शन तो कर पा रहे हैं लेकिन हम रिटेन नहीं कर पा रहे। अगर आप बात कर रहे हो कि हम टीवी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं या होर्डिंग्स देखते हैं या हमने सेलिब्रिटी को देखा, बिल्कुल मैं भी मतलब स्किन केयर की जब हम बात कर रहे थे, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, आज मैं भी देखती हूँ कि कोई सेलिब्रिटी जिसको मैं बहुत ज्यादा अपने लिए मानती हूँ कि ठीक है मुझे बहुत पसंद है, तो मैं देखती हूँ कि वो पर्टिकुलर कोई ब्रांड यूज कर रहा है, तो वो वन टाइम के लिए दैट मे अट्रैक्ट मी कि मैं उसको परचेज करूं, बट दैट डजंट गारंटी मी कि मैं उसको वापस जाके परचेज करूं। इसके लिए मुझे ये तब होगा जब मैं सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ पे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं अजय जी कि सेटिस्फैक्शन होता क्या है। सेटिस्फैक्शन एक वो एलिमेंट है, दो चीजों का एक तालमेल बिठाना, एक क्लोजनेस बताना, किस किस की, एक तो प्रोडक्ट की परसीव्ड परफॉर्मेंस और एक कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही, वो मेरा उसका मापदंड होगा मेरे सेटिस्फैक्शन को मेजर करने का। अगर मेरे प्रोडक्ट ने मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम किया तो आई एम सेटिस्फाइड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मेरा काम किया, मैं सेटिस्फाइड हूं। अगर मेरे प्रोडक्ट ने मैंने एक्सपेक्ट थोड़ा किया था बट उससे ज्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म किया या मुझे बहुत ज्यादा अच्छी सेटिस्फैक्शन हुई, तो उसको हम बोलते हैं हाईली सेटिस्फाइड।
हाईली सेटिस्फाइड, या एक टर्म हम ये भी कह सकते हैं कि मैं उस प्रोडक्ट से बहुत डिलाइटेड फील हुई। तीसरी हमारी स्टेज वो भी आती है कि जब प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन से उसकी परफॉर्मेंस जो है प्रोडक्ट की वो मैचअप नहीं करती है। जब वो मैचअप नहीं करेगी तो मेरे को डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पूरे कॉन्सेप्ट में, सेटिस्फैक्शन के कॉन्सेप्ट में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जानना जरूरी है, वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। डिसोनेंस सर ये एक ऐसी चीज है जो एक डिस्कंफर्ट लेकर आती है, मेंटल डिस्कंफर्ट, यानी कि मैम इसमें कंज्यूमर जी आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, मतलब जो लोग हमारे इस जी प्रोग्राम को सुनेंगे तो मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज उनके माइंड में सिंप्लीफाई होके जाए। तो दोनों ही वर्ड जी जो कॉग्निटिव पूरा आपने बोला है टर्मिनोलॉजी, उन दोनों डिसोनेंस वर्ड को दोनों चीजों को आप अलग अलग अगर जी कर दें अच्छे से। टर्म है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जी बेसिकली ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जो बात करता है, ये हमारे दिमाग में जो डिस्कंफर्ट आया है। और वो डिस्कंफर्ट क्यों आया है? क्योंकि जब हम खरीद लेते हैं, हमने बात करी कि अगर मेरे प्रोडक्ट ने मैचअप किया तो ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं खुश हूं, जैसा मैंने सोचा वैसा मुझे मिला। नहीं मिला तो मैं बहुत नाखुश हूं, मैं दोबारा उसको खरीदूंगा नहीं। लेकिन अगर बहुत अच्छा किया तो मैं बहुत हाईली सेटिस्फाइड हूं, डिलाइटेड हूं। लेकिन एक कई बार आपने नोटिस किया होगा, ऐसी कंडीशन आती है कि जब हम खरीद लेते हैं और जब हम घर आते हैं वो मैच नहीं करता। हमें लगता है कि हमने जी क्यों खरीदा, शायद वो चीज ज्यादा बेटर थी, या मतलब एक ये हम डिसोनेंस उसको कह सकते हैं कि जो हमारे दिमाग का जो डिस्कंफर्ट आया है, या एक डिस्क्रिपेंसी है, जो हमने सोचा और जो हमने एक्शन लिया वो हमारा कहीं ना कहीं मैचअप नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ये भी हो सकता है कि आपने जिस समय परचेजिंग की थी, जब हम प्री परचेज स्टेज की बात कर रहे थे, तो हमारा वो स्टेज रुक जाती थी परचेज खरीदने तक। जब हमने उसको खरीदा, वहां पे हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव से भी एनकाउंटर हुए, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। अब घर आके कितनी बार ऐसा लगा कि वो ऑप्शन ज्यादा बेटर था, तो शायद मैंने गलत चूज कर लिया, या वो उतना सस्ते में पड़ रहा था बट ये मुझे महंगा लग रहा है। मतलब आपने जो एक्शन ले लिया, यू हैव टेकन एक्शन, कि मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, लेकिन अब आपको डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, एक टेंशन क्रिएट हो गई है आपके माइंड में, आप उस प्रोडक्ट से खुश नहीं हो। ना तो आप खुश हो उस प्रोडक्ट से, ना ही आप डिससेटिस्फाइड हो कंप्लीटली। बट जब आपने परचेज किया था तो आपने सारे ऑल्टरनेटिव्स को, जितने भी आपके पास ऑप्शंस थे, उन सबको आपने वैल्यूएट किया था। बट एक कंडीशन वो आ गई कि जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को बाद में, आप इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हमें पता है कि स्मोकिंग करना बहुत खराब है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे माइंड में है कि स्मोक करना गलत है या इंजरियस टू हमारी हेल्थ है, लेकिन फिर भी हम स्मोक कर रहे हैं। इसका क्या है कि हम कर रहे हैं बट हम कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल रहा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद। तो सिमिलरली ये हमारे प्रोडक्ट्स में भी होता है कि अब उसके रीजन ये हो सकता है कि हमें पता है कि वो जो डिसीजन है वो इररिवोकेबल है। अब इररिवोकेबल डिसीजन क्या होता है कि मुझे पता है जब मैंने एक बार खरीद लिया, अब हार्डली वो चांस होगा कि मैं उसको जाके वापस करूं। तो मेरे माइंड में ये भी थॉट है कि अब तो खरीद लिया, अब तो जो है बिल्कुल। पसंद करो, नहीं आ रहा, ये भी एक कारण हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि जब हम जो परचेज कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि उसके जो खराब खराब चीजें हैं, मान लो उस समय में कलर पसंद नहीं आया, प्राइस पसंद नहीं आया, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी पसंद नहीं आई, क्वांटिटी पसंद नहीं आई, ये सारी चीजें जब हमने खरीदी थी तब सोची जरूर थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको खरीद लिया हम उसको ज्यादा रीथिंक करने लगे हैं, ज्यादा सोचने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक स्टेट ऐसी आती है कि हम कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार बन जाते हैं। और हम इसको साथ में एक दूसरी टर्म भी बोलते हैं जिसको बोलते हैं पोस्ट परचेज डाउट। मतलब खरीदने के बाद जो हमारा डाउट क्रिएट हुआ है कि ना वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, कंप्लीटली विद दैट प्रोडक्ट, और ना ही हम उससे डिससेटिस्फाइड हैं, बट हम एक बीच की लेकिन स्टेज में आके रुक गए हैं। जहाँ हम सोच रहे हैं कि इससे बेहतर कुछ खरीद के ला सकते थे, लेकिन इससे काम हाँ, चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ आ जब हमने जाता है। खरीदा था तो तब हमें ये चीज नहीं रियलाइज हुई थी कि हम इससे बेहतर, हमें लग रहा था हम जो भी खरीद रहे हैं हम बेहतर खरीद रहे हैं। क्योंकि जब हम एक स्टेज उसमें आती है इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, जब हम ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं तो हम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं कि भाई मुझे कलर्स कैसा चाहिए था, मेरे बजट में था या नहीं था, या जो फीचर्स मैं चाह रहा हूँ वो चीज मुझे मिल रही है, मतलब आई वॉज सेटिस्फाइड, तभी मैंने उसको परचेज किया। लेकिन ये वो सिचुएशन आ जाती है कि आप सडनली खरीदने के बाद ना आपको एक डाउट आ जाता है, और वो डाउट के कारण ये हो सकते हैं, उसके फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि आपको पता है कि अब मैं ये डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। भाई मैं गाड़ी खरीद के लाया, अब मैं चेंज नहीं कर सकता। हो सकता है कि मेरे को व्हाइट कलर ज्यादा बेस्ट लगता, उसमें ज्यादा लुक अच्छा आता, बट अब अभी आई कैन नॉट चेंज, तो मैं डिससेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड भी नहीं हूं, ठीक है, बट बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे। फिर आपको लगता है कि ये डिसीजन जब चेंज नहीं हो सकता, या आपने सोचा कि मैंने वहां पे 4 कलर्स देखे थे, 4 फीचर्स देखे थे, वो इससे ज्यादा बेटर लग रहे थे,
तो आप सडनली क्या करते हो, स्टार्ट इवेल्युएट करना शुरू कर देते हो जो आपने ऑल्टरनेटिव्स वहां पे देखे थे, तो जिसके वजह से ये कारण हो सकता है कि आपको डिस्कंफर्ट फील हो जाता है। तो ये भी एक सिचुएशन ऐसी आती है कंज्यूमर में कि वो खुश भी नहीं है, सेटिस्फाइड भी नहीं है और वो डिससेटिस्फाइड भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो थी ये पोस्ट परचेज की चीजों की, और इनको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे आपने बात मुझसे पूछी है जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछी है कि ये जो बेस्ट एडवर्टीजमेंट जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर क्यों है। अब ये सेटिस्फाइड कंज्यूमर जो बेस्ट एडवर्टीजमेंट इसलिए कि वहां पर हम बात करते हैं, जब हम एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं चाहे सेलिब्रिटी के थ्रू, चाहे होर्डिंग्स के थ्रू, चाहे टीवी कमर्शियल्स के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, वहां पे हम सिर्फ उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मैं जाऊं और आपका प्रोडक्ट खरीदूं, बट ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि मुझे ये गारंटी नहीं होगी कि मैं दोबारा उस प्रोडक्ट को खरीदूं। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम सेटिस्फाइड होंगे तो जाहिर सी बात है मैं उसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करूंगी, पब्लिसिटी जो पब्लिसिटी करूंगी उस प्रोडक्ट की, उस ब्रांड की या उस कंपनी की, वो पॉजिटिव इमेज बनाऊंगी। जब पॉजिटिव इमेज बनेगी तो कंज्यूमर जो है मेरा लॉयल कंज्यूमर बनेगा, यानी रिपीट परचेज करेगा। जब वो रिपीट परचेज करेगा वो मेरी ब्रांड के लिए या मेरी प्रोडक्ट के लिए वो लॉयल बन जाएगा, और जैसे ही वो मेरा कंज्यूमर लॉयल बन जाएगा, वही वो एक स्टेज आ जाएगी कि मेरा जो ये एडवर्टीजमेंट जो हमने लाइन कही है वो सबसे बेस्ट काम करेगी कि रिपीट परचेज जिस दिन मेरा स्टार्ट हो गया उस दिन मेरा बिजनेस तो अच्छा ग्रो करने लग जाएगा, मुझे वन टाइम अट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे 10 कंज्यूमर है, 10 कंज्यूमर बार बार मेरे पास रिपीट परचेज कर रहे हैं या पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मुझे दे रहे हैं, तो मेरे लिए उससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट मुझे जरूरत नहीं है कि मैं कमर्शियल्स के थ्रू जाऊं। कमर्शियल्स के थ्रू मैं उन्हें अप्रोच करूंगी जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट को कभी यूज नहीं किया। फर्स्ट टाइमर्स को लाना, जी, फर्स्ट टाइमर्स के लिए लाना इज इजी, बट प्रोडक्ट में रिटेनिंग इज वेरी डिफिकल्ट, यस, और उसके लिए हमें ये पोस्ट परचेज जानना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। जी इसमें कोई आप दो तीन कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता सकते हैं जिनका आपको अनएक्सपेक्टेड सा रिस्पॉन्स मिला हो, जो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो किस तरीके के क्वेश्चन थे? सिर्फ दो तीन अगर आप बता पाए तो। जी, देखिए हमने जब इस स्टडी को जब हमने आगे स्टार्ट किया था, तो हमने कुछ इंटरव्यूज के थ्रू, कुछ हमने स्केल्स का यूज किया था, हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बनाई थी जिसमें हमने रिएक्शन जानने की कोशिश की थी कंज्यूमर की, कि वो कैसा फील करते हैं, मतलब क्या वो स्पेशल फील करते हैं जब वो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, या उन्हें अच्छा लगता है इस प्रोडक्ट को यूज करना, या ऐसा तो नहीं है यूज करने के बाद उन्हें लगता है कि क्यों यूज कर लिया। इस तरह के हमने रिएक्शन जानने की कोशिश की थी, तो इस तरह के हमने कुछ 15 स्टेटमेंट्स उनके सामने निकाली थी। उसके बाद मैंने फाइनली इन 15 स्टेटमेंट्स में जब रिएक्शन जानने की कोशिश की, फिर मैंने अपना जो रिसर्च है उसको आगे मूव ऑन किया और उसको सेटिस्फेक्शन सर्वे में कन्वर्ट किया। मतलब मैंने फिर ये जानने की कोशिश करी कि उनको किस लेवल तक का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जैसे भी मैंने आपको बात करी है कि उसमें जब 3 स्टेज आती हैं कि हमारा प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस जब हाई हो जाता है हमारी एक्सपेक्टेशन से, तो डिलाइटेड आ जाता है, यानी कि हाईली सेटिस्फाइड हो जाता है। तो मैंने उस सर्वे में जानने की कोशिश करी कि उन्हें कितना अच्छा फील हुआ, यानी कि जो ये स्केल बनाया गया था, स्टेटमेंट्स बनाई गई थी, ये लिकर्ट स्केल पर इनको मेजर किया गया। सेटिस्फैक्शन, हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, इस तरीके से 5 स्केल बनाए गए थे जिसमें हमने उस चीज को मेजर करने की कोशिश करी है कि सेटिस्फैक्शन से लेकर हाईली सेटिस्फैक्शन तक। तो ये कितने परसेंट, मतलब आपका जो कुछ डेटा जो आपने रिजल्ट एनालिसिस किए, तो उसमें क्या आपका, मतलब व्हाट डेटा स्पीक्स, अगर कुछ आप बता पाए, कुछ एक दो हिंट करके। अब मैं इस डेटा की अगर बात करूं ना, तो इसने मेरा एक और नया रिसर्च, मैं जब ये मैं आपको अगर क्लियरली बोलूं तो मैंने पर्सनालिटी को जज करने का नहीं सोचा था। ठीक है। जब ये जब रिसर्च स्टार्ट हुई थी, बेसिकली हम एक फैक्टर पे काम कर रहे थे जो कि हमारा एज, हमारा फैक्टर चल रहा था। जब हमने रिस्पोंडेंट से जब हमने ये चीज फिल आउट कराई, तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द, जब हमने इसका सर्वे किया और हम उसके फाइनल रिजल्ट्स पे पहुंचने स्टार्ट हो गए, तो देखा कि ऐसा क्या है कि सारे ही सेटिस्फाइड है। भाई कोई तो वजह होगी ना, कि या तो रिस्पोंडेंट्स ने डेटा ढंग से नहीं भरा, तो या तो हमें इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि जो सारा रिजल्ट है, मतलब मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी जो फीमेल्स है या मेजॉरिटी ऑफ जो कंज्यूमर है मेरे, वो सारे सेटिस्फाइड की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्यों ना हम किसी एक इनके साइकोग्राफिक फैक्टर को चेक किया जाए। कहीं ना कहीं इससे को रिलेट हो रहा है कि अगर भाई मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही हूँ, तो ये मेरा एक पर्सनैलिटी ट्रेट ही तो हुआ कि मैं आपकी हर चीज में हाँ मिला रही हूँ। अजय जी ने कहा ये होता है, तो ठीक है, अजय जी कह रहे हैं तो मैंने भी कर दिया हाँ, तो मैं भी इस पे टिक लगा देती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इसने मुझे मोटिवेट किया कि ऐसा क्यों है कि मेरे स्टडी में
सारे ही मेजॉरिटी क्यों सेटिस्फाइड कर रही है? तो यहाँ से मेरा जो ये साइकोग्राफिक फैक्टर को स्टडी करना था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि कोई एक फैक्टर लेके चलते हैं, तो जिसका स्केल हम इजीली मैचअप कर पाए या जो हमें मिल जाए, तो हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स का स्केल हमने आइडेंटिफाई किया। अब ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स का स्केल है, ये बहुत पुराने टाइम से रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब 4000 टू 5000 उन्होंने ट्रेट्स निकाले एक इंडिविजुअल के, ऐसे 4000 से लेके 5000 तक ट्रेट्स उन्होंने निकाले कि उसको एक समअप नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे उस पर रिसर्च बढ़ती गई कि रिसर्चर्स आते गए, उन्होंने उसको नैरो डाउन करना शुरू किया। करते 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 मैंने एक जो बिटर्स एंड रैमस्टेड नाम के एक वो रिसर्चर हैं, मैंने उनका स्केल यूज किया और उन्होंने कहीं 10 स्टेटमेंट्स उन्होंने ऐसी कही थी जो मेरे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना 5, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं, उन 5 स्टेटमेंट वो 5 पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही आ रही थी वो स्टेटमेंट्स। तो मैंने ये उस 10 स्टेटमेंट जी जरूर, अगर इन 10 स्टेटमेंट में से आप एक दो ऐसी कोई स्टेटमेंट जो आपके ध्यान में हो, अगर जी मतलब 5 जैसे एक्चुअली सर इसको बताने के लिए मुझे ना आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स बताना पड़ेगा, क्योंकि उसी से संबंधित हमने क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, क्या आपको फ्रेंडशिप करना पसंद है? क्या आपको इवेंट्स में जाना पसंद है? या आपको सिर्फ आप चाहते हो कि मुझे कस्टमाइज या मेरे पास ऑनलाइन शॉपिंग ही हो, मैं ऑफलाइन शॉपिंग में बिलीव नहीं करता? तो ये हमारी पर्सनालिटी की तरफ लेके जा रही है। या अगर मैं इनके जी जवाब मैम कैसे होते हैं? मैं मुझे कोई पूछेगा जैसे स्केल में अगर पूछा इवेंट में जाना पसंद है तो जी यस और नो इनके जवाब होते हैं। नहीं सर, इसको भी हमने मेजर करने की कोशिश करी है लिकर्ट स्केल के थ्रू, ओके कि आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, कि आप में ऐसा कुछ है। जी जी, हमने ये भी इस तरह की कोशिश करी है। अब जैसे मैं बात करूं कि अगर आपको प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं होता, तो क्या आप दुकानदार से जाके लड़ते हो, गुस्सा दिखाते हो? मतलब ये हमने इस तरह की स्टेटमेंट्स उसमें डाली गई थी, जिससे वो हमारी ये जो बिग 5 जिसकी अब हम बात करेंगे, वो हमारा कंक्लूजन निकल के आए कि जो जो रिस्पोंडेंट है वो किस पर्सनालिटी को बिलोंग करता है। यानी बिग तो 5 इस तरह थ्योरीज की 10 जी जी बिग पूरे 5 थ्योरीज पेपर की बात कर गई थी। पूरा पेपर उसके इर्द गिर्द आपका जो घूम रहा है बिग 5 थ्योरीज के, जी तो उसके बारे में अब आप तो बताएंगे। तो ये बिग 5 थ्योरीज क्या हैं, ये अगर आप अभी बताएं इसमें, या फिर हम बाद जी के लिए इसको रखें? नहीं, अभी बता सकते हैं सर, क्योंकि इसके बिना फिर ये अधूरा रह जाएगा। ये जो रिसर्च है ना हमारी, प्लीज बताइए। इसको हम कंक्लूजन में छोटे मोटे में हम सारी चीजें इसका सार लेकर आ जाएंगे। बिग 5 थ्योरी सर ये है, इसको हम 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं। 5 फैक्टर अब मॉडल। 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं। अब इसको अगर हम टर्मिनोलॉजी से अगर किसी को समझाने की बात करें, तो कोई इसे लर्न करना चाहे तो इसको कह सकता है ओशियन। ओशियन, ओ स्टैंड्स फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी कॉन्साइजनेस, उसके बाद ई एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्ट, उसके बाद आ जाता है एग्रीएबलनेस, और लास्टली हमारा आ जाता है न्यूरोटिसिज्म। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जरूर जानते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है हमारी रिसर्च में। अगर हम बात करें सर एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी की, ये वही लोग हैं, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या आपको इवेंट्स पसंद है? क्या आपको फ्रेंडशिप करना पसंद है? क्या आपको दोस्तों से बातचीत करना पसंद है? क्या आपको अपने व्यूज शेयर करना पसंद है? तो दैट मीन्स आप एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो गए। अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो तो आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो गए। तो ये फर्स्ट ट्रेट हुआ हमारा बिग 5 थ्योरी का। सेकेंड ट्रेट की जब हम बात करते हैं एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस अपने आप में एक टर्म समझाता है। जब मैं कहती हूँ ठीक है आप जैसा कह रहे हो, ठीक है मुझे फ्रेंडशिप करनी है, केयर चाहिए मुझे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए, ट्रस्ट करना है मुझे, मेरा एटीट्यूड थोड़ा सिंपैथेटिक एटीट्यूड है, तो इससे मैं जज कर पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो थोड़ी एग्रीएबलनेस काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। थर्ड पर्सनैलिटी आ जाती है हमारी कॉन्शियसनेस। ये टर्म आपको आइडेंटिफाई करेगी जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, मतलब आप कोई भी काम करने से पहले आप प्लान करते हो, आपको वेल ऑर्गेनाइज चाहिए, आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आप जो चीज अचीव करना चाहते हो उसके लिए आप काम करते हो। आपका जो नेचर है वो इम्पल्सिव नहीं है, आपका जो इमोशनल कंट्रोल है वो बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो इसका मतलब आप कॉन्शियस हो, मतलब हर काम करने से पहले, परचेजिंग करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले आप वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हो, प्लान करते हो चीजें करने से पहले, और बहुत ज्यादा केयर के चीजों को ध्यान में रख के आप करते हो। इसके बाद हमारा जो ये फोर्थ पर्सनैलिटी हमारी आ जाती है, वो हमारी आ जाती है न्यूरोटिज्म। ये वो लोग होते हैं काइंड ऑफ नेगेटिव, मतलब मैं नेगेटिव नहीं कहूंगी, ये थोड़ा एक टर्म हमें अच्छा नहीं लगेगा, बट ये वो लोग होते हैं जिनके बहुत जल्दी मूड स्विंग हो जाते हैं,
गुस्सा आ जाता है, एकदम से एंजाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है। जैसे मैं कहा कि आपको प्रोडक्ट अब खुदा मार्क नहीं लगा, मैं तो अभी कंप्लेंट रजिस्टर करता हूँ, अभी कर, मतलब दे काइंड ऑफ कि उनसे पेशेंस नहीं होता। ये उस टाइप के पर्सनालिटी के लोग होते हैं। लास्ट हमारा आ जाता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब जिन्हें क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, जिन्हें कुछ क्यूरियोसिटी है कि जानने की इच्छा है, ये उस टाइप के लोग हो जाते हैं। अब इसमें रोल कैसे प्ले करता है सेटिस्फैक्शन का, क्योंकि मार्केटर हमने बात करी है कि अगर हम इनको नहीं जानेंगे, ये सब पर्सनैलिटी इंडिविजुअल की है, और कंज्यूमर बिहेवियर हमारा इटसेल्फ ये कहता है कि हमें हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को जानना है। क्योंकि सर जो हमारी पहले जो मार्केटिंग थी वो सेलिंग थी, बट अभी जो हमारी मार्केटिंग है वो कंज्यूमर सेंट्रिक हो चुकी है, यानी कंज्यूमर के ऊपर चलती है। जैसा कंज्यूमर चाहेगा, जैसे उसकी इच्छा है, हमें वैसा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें, हमारे लिए अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें एक एक कंज्यूमर को फोकस करना पड़ेगा, हर एक की पर्सनैलिटी जाननी होगी। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर एज अ मार्केटर, अगर मुझे पता है कि अजय जी थोड़े से हमारे एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के हैं, तो ठीक है, आओ इनको हम प्रमोट कैसे करेंगे, इनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, इनको सोशल इवेंट्स में बुलाएंगे, इनको वहां बिल्कुल। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाएंगे। अगर मुझे लगता है कि आप एग्रीएबलनेस काइंड ऑफ हो, इसका मतलब आपको फ्रेंडशिप चाहिए, आपको हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, तो मैं आपको कस्टमर सर्विस दूंगी, आफ्टर सेल सर्विस दूंगी, जिससे आपका और मेरा जो रिलेशन है वो बेटर बने, और आप अट्रैक्ट हो और सेटिस्फैक्शन होगा आपका। अगर आप बात करें हमारे एग्रीएबलनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस की तरफ की हम बात करें, तो वो बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज, उनको चाहिए कि हमें जो भी हमारी प्रोडक्ट है वो लिस्ट कंप्लीट हो, तरीके से मेंटेन्ड हो, प्राइस लिखा हुआ हो, उसमें मतलब चीजें हमारी स्ट्रीमलाइंड हो, हम तभी सेटिस्फाइड होंगे। अगर आपका कुछ भी अनऑर्गेनाइज है तो मार्केटर को ये सोचना पड़ेगा, कुछ भी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस डिजाइन करने से पहले उसे ये सोचना पड़ेगा। अगर हम बात करें नेगेटिव, जैसे कि हमने थोड़ा स्ट्रेस वाले लोगों की बात करी है, उनको हमें हैंडल करना है, तो उनको ईजी एनवायरनमेंट देना है, कूल एनवायरनमेंट देना है, उनको म्यूजिक से स्मूथ करना है उनको। और अगर हम बात करें ओपननेस, जिनको इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, तो इसका मतलब क्या है, इनोवेशन कर दो, उनको पसंद आएगा। अब फिलिप्स क्या करता है सर, फिलिप इनोवेशन करता है, उनको पता है कि अगर मेरा कंज्यूमर ओपननेस है, वो ओपन है, वो चाहता है कि कुछ क्रिएटिविटी, उसको क्रिएटिविटी पसंद है, तो वो नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहेगा। लेकिन अगर यही मैं बात करूं नेगेटिव या न्यूरोटिज्म की, वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हर एक कंज्यूमर को पढ़ना, और हर एक कंज्यूमर की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, मेरी अलग पर्सनैलिटी है, आपकी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन प्रोडक्ट तो हम दोनों के लिए बनेगा ना। तो आपको कैसे टारगेट करेगा वो मार्केटिंग के लिए, और मुझे कैसे टारगेट करेगा, वो दोनों डिफरेंट होगा। क्योंकि उसको, अजय जी आपको भी रिटेन करना है और मुझे भी रिटेन करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक को रिटेन करेगा तो उसका मार्केट उतना ही छोटा हो जाएगा। तो ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट काम करता है सेटिस्फैक्शन में। अब जी देखिए यही चीज है, जब हम ऐसे किसी रिसर्च के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़े दिन पहले दुकान पे गया था, अभी आपने जो बताया ये 5 बिग 5 थ्योरीज बताई, जी। उसको सुनने के बाद पर्सनली मुझे कई चीजें ध्यान आ रही हैं। किसी दुकान में जाते हैं तो बड़े अच्छे सोफे लगे होते हैं, आप आराम से बैठिए, हम्म। पूछेंगे आपसे आप चाय पिएंगे, ठंडा पिएंगे, क्या लेंगे, बैठिए। ठीक है, वो बिल में क्योंकि आप हमारे से ही एग्रीएबलनेस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अजय जी। या या किसी दुकान पे जाते हैं तो जो शॉपकीपर है वो आपको ज्यादा हम्म। प्रयास करता है आपसे बात करने का, भाई साहब कहाँ से आए हैं, क्या हम्म। करते हैं, तो भाई साहब हमारा भी वहां कोई है जानने वाला, या आप तो हम्म। मेरे ही गांव के निकले। हम्म। ये सब चीजें वो बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो दुकानदार है जो ये सब चीजें बोल रहा है, भले उसको बिग 5 थ्योरीज का नहीं पता टेक्निकली, हम्म। लेकिन कहीं कहीं वो इस ट्रिक को समझ रहा है कि कस्टमर को मुझे कैसे इस प्रोडक्ट को देना। अब जैसे आपने ओपन माइंडनेस की बात करी है, तो कई हम्म। बार जो बहुत कोई शॉपकीपर होते हैं वो आपको एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा दे देते हैं कि आप ये भी ले जाओ, हम्म। अब ट्राई करके देख लेना सर, एक बार ट्राई करके तो देखो आप। तो अभी मुझे एक बार याद आ गया कि हैदराबाद में हम गए थे किसी प्रोग्राम में, तो वहां हम 4-5 लोग थे, पता नहीं कितने तरीके के बिस्कुट हमें ला ला के उन्होंने चार मीनार के पास उन्होंने हमें खिलाए कि आप ये ट्राई करो, आप ये ट्राई करो। और आते हुए हम 4 लोग थे, प्लेन से आ रहे थे, हम कम से कम भी 6,000 रुपए के बिस्कुट खरीद के ले आए वहां से। तो और ये वो आप उन्हें लग गया ना कि आप इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको कुछ नया चाहिए ट्राई करने के लिए, वो बिल्कुल स्ट्रैटेजी उसने बिल्कुल। लगा दी वहीं पे। हाँ, तो ये सब चीजें अब मेरे माइंड में रिकैप करनी शुरू हो गई हैं, जितनी जगह मैं गया हूँ, कि कैसे जी। ये सब चीजें मैटर करती हैं। वैसे ठीक है, उन्होंने बिग 5 थ्योरी नहीं पढ़ी या कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जी। इट्स वेरी गुड कि वो, और अब हम, और बिल्कुल सही है, रिसर्चर का ये काम है जैसे आपने एक्सप्लेन किया, और डेफिनेटली जो लोग सुनेंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट जो मुझे आपसे जानना है वो ये कि जो जी। आपका एज फैक्टर है, अब अगर हम बात करें पोस्ट सेटिस्फेक्शन में एज फैक्टर की, और खासकर जो एज का
बढ़ता हुआ, मतलब बढ़ता हुआ इन सेंस अलग अलग एज का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेंड है, वो क्या दिखाता है? ऐसा कुछ है या रैंडम है? आप इसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। देखिए, रैंडम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एज का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। जी इसलिए क्योंकि एज के साथ मेरी लाइकिंग बदल रही है, मेरा जी एटीट्यूड बदल रहा है। अभी हमने जैसे जी पर्सनैलिटी की बात करी है, तो मेरी पर्सनैलिटी में भी चेंज आ रहा है। तो हम जी एज को ये नहीं कह सकते कि एज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर जो एज आज से 10 साल पहले, जो हम टीनेजर वाली एज को अगर हम बिलोंग करते हैं, या अब हम ओल्डर की तरफ जाएंगे, तो मेरे प्रोडक्ट की जो खरीदने की प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो जाएंगी। मेरी शायद प्रायोरिटी बदल जाएगी। आज मैं जिस पे ज्यादा स्पेंड करती हूँ, जरूरी नहीं है आगे आने वाले 10 ईयर्स में मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ज्यादा स्पेंड करूंगी। तो यहाँ पर भी हमारे 3 कैटेगरी में अगर हम बात करें कि भाई जो यंग जनरेशन है, जिसमें जेन जी, मिलेनियल्स आ जाते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टेड आजकल किस, अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो सर, ना तो हम कंप्लीटली ऑफलाइन की तरफ मोड में है, ना ही हम कंप्लीटली ऑनलाइन मोड की तरफ है, बट कहीं ना कहीं मैम हमें डिजिटल एंगेजमेंट। जी जी। मैम एक्चुअल में मेरा वाईफाई एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हुआ है, तो मैं दोबारा क्वेश्चन ठीक है, पूछता हूँ क्योंकि ठीक है, ठीक ब्लैंक है। आएगा। एज फैक्टर जो है मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज फैक्टर कैसे काम करता है, जो एज का, और दूसरा ये कि जो आपने एज को डिवाइड किया, क्या वो ऐसे 20 to 30, 30 to 40 ऐसा कुछ डोमेन आपने डिवाइड किए, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है एज का, इसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है प्लीज। सर, एज का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि हम इसको ये नहीं कह सकते कि एज को हम फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, रीजन भी क्योंकि एज एक ऐसी चीज है कि जहां पर हमारी प्रेफरेंसेस बदल रही हैं, हमारी प्रायोरिटी बदल रही है, हमारी चॉइसेस बदल रही हैं। आज मैं जो खरीद रही हूँ, आने वाले 10 सालों में मेरी प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाएगी, या मैं जिस प्रोडक्ट पे आज ज्यादा खर्च कर रही हूँ या कम खर्च कर रही हूँ, हो सकता है आने वाले समय पे मैं उस, अगर मैं बात करूं, हम मेडिकल की तरफ ज्यादा पहुंच जाएंगे। आज हम स्किन की बात कर रहे हैं, हमारा एक टाइम आएगा कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा मिलेंगे आपको। तो एज से कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी बदलती है, प्रेफरेंसेस बदल रही है, हमारी चॉइसेस बदल रही है। तो हम इसको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते कि एज इंपैक्ट नहीं करता। एज बहुत इंपैक्ट करता है। अगर हम बात करें जैसे जनरेशन वाइज में, तो जब हम यंगर जनरेशन है, जैसे कि जिसमें जेनजी और मिलेनियल्स आ जाते हैं, उनका जो सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन है वो ज्यादातर डिजिटल एंगेजमेंट की तरफ है। अब जैसे आप और मैं अपनी बात करें, तो ना हम कंप्लीटली ऑफलाइन मोड की तरफ गए हैं परचेजिंग के लिए, ना ही अब हम कंप्लीटली ऑनलाइन मोड की तरफ है, हम मिड वाले हैं। लेकिन कहीं ना बिल्कुल। कहीं हमें डिजिटल एंगेजमेंट पसंद है। हम चाहते हैं कि हम रिव्यूज देखें, यस। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस हमें मिले। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम कंप्लीटली ऑफलाइन परचेज कर रहे हैं, लेकिन हम कंप्लीटली ऑनलाइन की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें रिव्यूज देखने को मिले, या हम चीजें सर्च करें। तो यहाँ पर मार्केटर को ये सोचना है कि जो इस एज के लोग हैं, वहां मैं उनके लिए कौन सी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस लगाऊं, सो दैट मेरा कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। अब हम बात करें मिडिल एज ग्रुप की, वो लोग चाहते हैं कि मेरा ट्रस्ट जिस ब्रांड पे है, हम उसी ब्रांड को परचेज करेंगे। या अगर मेरे साथ किसी सेल्समैन का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, या अगर उसे नॉलेज नहीं है, वो नहीं समझा पा रहा, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अगर मेरा प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो मैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगी। तो उनका एंगेजमेंट किसकी तरफ है? मोर टूवर्ड्स की उनका इंटरेक्शन ज्यादा हो सेल्स पीपल के साथ। वो उस, अगर सेल्स पीपल उनको कन्विंस कर देता है मिडिल को, तो वो परचेज कर लेते हैं। वो अपना ठीक। रिव्यू उस पर थॉट प्रोसेस नहीं लगा रहे, अपनी रिसर्च नहीं कर रहे, जो ये मिलेनियल्स और जेंजी जो रिसर्च कर रहे हैं। अब फाइनली अगर हम बात करें ओल्डर एज की, तो उनके लिए तो जाए कि बस वो सिंप्लिसिटी पे है, जो हम यूज करते आ रहे हैं हम वही यूज करेंगे, हमें कोई इनोवेशन नहीं चाहिए। तो इसमें मार्केटर को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि बस मेरा जो कंज्यूमर है ना, ये वाला, इसको बस ब्रांड रिकॉल कराते हो। अब ब्रांड रिकॉल क्या कहता है कि उसे याद रहे कि मैं कोई हूं। उसको हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो वही खरीदेगा जो उसको खरीदना है। तो उस पर बहुत ज्यादा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना टारगेट कहीं, मिडल। जी जी, ठीक है। टारगेट मिडल एज है इसका मतलब। टारगेट मिडिल एज है। मतलब ये आप कह सकते हो, क्योंकि हम बार बार बात करें कंज्यूमर, ये जो हमारी पूरी मार्केटिंग हो चुकी है ना, वो कंज्यूमर सेंट्रिक हो चुकी है। हमें इसमें कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना है। और मैं भी कंज्यूमर हूं, अजय जी आप भी कंज्यूमर है, हर एक कंज्यूमर है, और हर एक कंज्यूमर की पर्सनैलिटी अलग है, एज अलग है, और लेकिन खरीदना सबको है। और अगर सब खरीद, सबको सेटिस्फाई करना है, तो इसलिए मुझे हर एक इंडिविजुअल को पढ़ना, उसके हिसाब से टेलर बेस्ड प्रैक्टिसेस, अप्रोच जो मैं कहूंगी, हम यहाँ पे टेलरिंग अप्रोच लगाएंगे, रादर देन कि हमने जो एक प्रैक्टिस लगा दी है, या हम हर इंडिविजुअल की अलग अलग अप्रोच का यूज करेंगे। तो आज की मार्केटिंग एज पर द कंज्यूमर नीड हो गई है, उनके हिसाब से चलती है, आपके सेलर के हिसाब से नहीं चलती है।
बिल्कुल। अब आखिरी हम दौर में हैं इस जी। चर्चा के, तो आपकी जो ये पूरी एक रिसर्च है जो आपने मेहनत की है, इसका जो रिजल्ट्स हैं, उसको आप किस जी। वो रिजल्ट्स क्या बोलते हैं कि ये जो बिग 5 थ्योरीज़ में और ऐज में, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन और फिर उसका जो पोस्ट परचेज़ बिहेवियर है, उसमें कुछ खास जो आप मेंशन करना चाहते हो तो प्लीज़? देखिए, आपस में अगर कोरिलेशन की बात करूँ तो वो भी एक मैटर करता है कि अगर आज मैं यंगर एज में अगर बिलॉन्ग करती हूँ, तो ठीक है, हम वो वाले टाइम ऑफ होते हैं कि मूड स्विंग भी होते हैं। हुँ, कभी-कभी हम अगर हम ओल्डर एज की तरफ जाएँगे तो हमारे मूड स्विंग कम होने लगेंगे। तो कहीं न कहीं इसका भी कोरिलेशन तो ज़रूर है कि अगर मैं कभी हम बात करें तो हम एग्रीएबल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बन जाएँगे, कभी हम न्यूरोटिज़्म वाले पर्सनैलिटी बन जाएँगे, कभी-कभी हमें इनोवेशन भी चाहिए क्योंकि हमारी नीड ऐसी है कि हम इनोवेट भी चाहते हैं। तो इनका आपस में तो संबंध ज़रूर है। साथ में अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो जो हम निकालना चाहते थे कि 2 फैक्टर्स पे जो मैंने काम किया था इंडिपेंडेंट, जैसे कि साइकोग्राफिक फैक्टर में मैंने पर्सनैलिटी लिया था और डेमोग्राफिक में मैंने एज लिया था। तो इनका सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप निकल कर आया, मतलब ये इम्पैक्ट डालते हैं। एज और पर्सनैलिटी हमारे सेटिस्फैक्शन को, जैसे हमने इतनी देर से चर्चा की है, तो इसकी इंपॉर्टेंस की ही बात करी है, ये फुल इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन मैं भविष्य के लिए यही कहना चाहूंगी कि ये मैंने एक रिसर्च करी है जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल का एक फैक्टर जानने की कोशिश की है। हो सकता है और भी अलग फैक्टर ऐसे हों जो शायद उनको सेटिस्फाई नहीं करते हो, या और भी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं इंडिविजुअल के जो इस रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं, जैसे कि अगर उनकी लर्निंग, उनका एटीट्यूड कैसा है, या उनका कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे वो सेटिस्फाइड होते हैं नहीं होते। तो भविष्य में इस तरह की रिसर्च भी की जा सकती है। लेकिन मेरा इस पे एक लास्ट जरूर एक लाइन ऐड करूंगी, ये जी। एक ऐसा टॉपिक है पोस्ट परचेज, ये जो लगातार चलता रहता है। अजय जी, अगर जिस दिन इसे कंपनी ने करना बंद कर दिया, उस दिन उसकी रिटेनिंग खत्म हो जाएगी, और जिस दिन उस कंपनी की रिटेनिंग खत्म हो गई, उसका मार्केट से एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और हमने कई चीज़ें देखी भी हैं अपने सामने होते हुए। जैसे याहू का हम देखते थे ईमेल, एक तरीके से देखा जाए, भले वो जी। डिजिटल था, तो वो मार्केट से चला गया। नोकिया जी। अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, मार्केट कैप्चर था पूरा का पूरा, जी। तो वो अपने यहाँ से चला गया। हम देख रहे हैं कि जो व्हाट्सएप फेसबुक है, फेसबुक ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब लिया जी। और उसके बाद लगातार व्हाट्सएप पे नए-नए चेंजेज़ आ रहे हैं, वहाँ पर चैनल आ गए हैं, ये आ गया, वो आ गया। तो दे आर आई थिंक कि वो बहुत सारा काम करते होंगे इसके पीछे, हमें एक्चुअली सर यही वो टेलरिंग अप्रोच पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं हमारा मार्केट कैसा है, उसकी नीड कैसी आ रही है। जैसी उसकी नीड आ रही है, अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं मार्केट से हटते चले जाएंगे। इसीलिए बिल पोस्ट परचेज जानना बहुत जरूरी है, ये इवेल्युएट करना जरूरी है कि जो मैं आज दे रहा हूं अपने मार्केट में अपने कंज्यूमर को, क्या उससे वो खुश है। अगर वो खुश है तो कब तक वो खुश रह सकता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम खुश रहेगा। हो सकता है एक समय है खुश रहने का कि आज उसे मेरी चीजें अच्छी लग रही है, लेकिन एक टाइम पे जाके वो बोर भी होगा, या उसकी बिल यूसेज उसे समझ में नहीं आएगी। तो हमें ये लगातार इस प्रोसेस को करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी तरफ से जितना मेरा प्रयास था तो मैं अच्छे से इस सेशन को कंडक्ट कर पाया हूँ। फिर भी आपको अगर लगता है कुछ रह गया मेरे से तो आप जी। प्लीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको समापन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट तक तो मैंने सम अप कर ही दिया है कि ऑलमोस्ट कि हाँ, अगर फ्यूचर कोई करना चाहता है, तो वो ज़रूर और ऐसे एक कंज़्यूमर के फैक्टर्स को ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करे। मैंने तो सिर्फ़ एक छोटे एक फैक्टर पे काम किया, और मैं ये भी मानती हूँ कि हर एक रिसर्चर सारे फैक्टर्स को एक साथ क्लब नहीं कर सकता, अदरवाइज़ वो रिसर्च ही नहीं रह जाएगी। वो एक बिल्कुल, कहते हैं ना, कम क्लब करके किसी एक को डीपली स्टडी करने के लिए आपको किसी एक फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई ऐसा रिसर्चर मेरे इस वीडियो को इस माध्यम से वो इन्फ्लुएंस होके कोई एक फैक्टर और निकाले, जो हम इस पे आगे और उसकी चर्चा हम ज़रूर सुने। डेफ़िनेटली, और मुझे लगता है जो इस प्रोग्राम को पूरा देखेगा, उसका जो एक ज़रूर उसके माइंड में ये सब चीज़ें जो मेरे माइंड में इस प्रोग्राम को करते हुए आएँगी, उसके माइंड में सब चीज़ें आएँगी और अगर वो पूरा प्रोग्राम एक बार देख के जाएगा, जब भी वो कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में ज़रूर चलेंगी। और जी। हमारा भी प्रयास यही है, मैं एक बार फिर से जो हमारे लोग सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम को उनको बता दूँ, हमारा प्रयास यही है कि ये जो अब आपके पास एक टूल है मोबाइल, इसके ऊपर आप कुछ भी आप देख सकते हैं अपनी चॉइसेस के हिसाब से। लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन लोगों को ज़रूर सुनें, जो लोग आपके लिए, क्योंकि ये इसका बेनिफिट किसको है? आपने तो अपना मेहनत करके लिखा ही है, इसका अल्टीमेटली बेनिफिट तो सोसाइटी को ही होने वाला है। वो जानेंगे कि किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस ना हों
ये भी तो है ना, अगर हम इन्फ्लुएंस हो वो तो है, ना हो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम कोई खराब प्रोडक्ट ना खरीद लें। तो उस तरीके से लोगों मार्केटर को का इसका तो काम है उसे इन्फ्लुएंस करना। ये तो हमें बचना है कि हम कैसे बच सकते हैं जी। इस चीज़ों से, तो उसके ऊपर ज़रूर लोगों को इसको फ़ायदा मिलेगा और हमारा भी प्रयास है कि जो इतना मेहनत करके ये काम किया जाता है रिसर्च का, जो कहीं न कहीं बाद में एक तरीके से डॉक्यूमेंट बन के रह जाता है, वो आप लोगों के बीच तक आए, आपकी आसान भाषा में आए, क्योंकि अब हम इस हिंदी रीजन में रहते हैं, तो हम इसको हिंदी में करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि इन फ्यूचर में और इसी विशेष के साथ कि आपके खूब सारी रिसर्च पेपर पब्लिश हों और उसके ऊपर हम खूब सारी चर्चा अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर करें। धन्यवाद। थैंक यू अजय जी, इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए और मेरे अपने व्यूज को साझा करने के लिए आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।